हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मेहुल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले के चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था जो अर्थ है वो ओनली प्लेनेट है जिसके ऊपर क्या लाइफ है, जिस पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं ना, एनिमल रहते हैं, क्या लाइफ है जिस प्लेनेट पे, वो क्या ओनली अर्थ है। तो यहाँ पर लाइफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट है जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है। तो ये क्या है, इनकी मदद से क्या है यहाँ पे अर्थ पे क्या लाइफ पॉसिबल है। अब आपको एक कोने में एक पिंक सा डब्बा दे रखा है, इसमें क्या बोला है, वर्ड्स ओरिजिनेट, और आपको ना वर्ड्स के ओरिजिन के बारे में बता रखा है। तो क्या बोल रखा है, ग्रीक लैंग्वेज में क्या जो लिथोस का मतलब है उसका मतलब क्या है, स्टोन, और जो एटमोस का मतलब है वो है वेपर, और हुडोर का मतलब है वाटर, और बायोस का मतलब है लाइफ। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जो अर्थ की सरफेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स जोन है, जिसमें क्या जो कंपोनेंट है मेजर 3 कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, वो क्या ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। अब देखिए पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है, जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव, मतलब कौन सा एक सॉलिड पोर्शन, ये जो धरती का जो सरफेस है जिस पे हम रहते हैं अभी, जो पहाड़ हो गया, नदी हो गई, ये सब मिलके क्या ये जो सरफेस है अर्थ का, ये क्या लिथोस्फेयर में आता है। अब अगला कंपोनेंट क्या है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या जो गैसियस लेयर होती हैं, बोल रहे हैं ना गैसियस लेयर डेट सराउंडेड द अर्थ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेस, हाइड्रोजन होगी, हीलियम होगी, ऐसी क्या है बहुत सारी गैसेज हैं। तो ये क्या पूरा एक सरफेस बनाती हैं अर्थ पर ना, तो इसी सरफेस को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या गैस की जो सरफेस होती है ना, गैस की लेयर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, हाइड्रोस्फेयर। अब क्या अर्थ पे क्या बहुत सारा क्या पानी है ना, ओशियन है, तो ये क्या है, वाटर कवर अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस का जो बहुत सारा जो पार्ट है वो क्या वाटर ने कवर कर रखा है, तो जितना वाटर ने एरिया कवर कर रखा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। अब उसी के आगे बोल रहा है, जो हाइड्रोस्फेयर में क्या आ जाता है, वाटर के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे आइस हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, वाटर खुद हो गया, तो इन सबको मिला के क्या हाइड्रोस्फेयर बनता है। अब हमें आगे बता रहा है बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन, क्या एक छोटा सा जोन है जहाँ पे क्या लैंड, वाटर और एयर टुगेदर, मतलब साथ में मिलते हैं ना, जहाँ पे पानी, ज़मीन और हवा जहाँ पे मिलते हैं, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो ये क्या है, विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जहाँ पे जानवर या हम रहते हैं ना, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अब आपने जितने भी ये पढ़े हैं, तो अब आप लिथोस्फेयर को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो क्या बोल रहा है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड लिथोस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। तब बोल रहा है, इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल। मतलब जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, मतलब जो ऊपर का सबसे पहली लेयर होती है अर्थ की, तो वहाँ पे जितने भी रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर हो गए, चट्टानें हो गई, और ज़मीन में जो भी मिट्टी देखते हैं ना आप, ज़मीन की लेयर पे जो मिट्टी पड़ी रहती है छोटी छोटी, जिसमें क्या न्यूट्रिशन होते हैं, जो पेड़ ज़मीन से न्यूट्रिशन लेता है ना, ज़मीन पे न्यूट्रिशन ऊपर की तरफ खींचता है, तो वो सॉइल भी होगी। तो ये सब क्या था, लिथोस्फेयर में आता है। अब आगे बोल रहा है, अर्थ के जो सरफेस है वो क्या है, 2 मेन डिवीज़न है। अब आगे बोला है, देयर आर 2 मेन डिवीजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस है ना वो 2 पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट क्या है, जिसमें क्या लैंड जो है एयर के कांटेक्ट में आती है, जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आते हैं जिसपे क्या ज़मीन, जहाँ पे हम रह सकते हैं ना, इंसान या एनिमल रहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, वाटर बॉडीज़, मतलब जहाँ पे ओशियन होते हैं, रिवर होती है, तो मतलब ज़मीन तो है लेकिन क्या है, ऊपर उसके क्या पानी है, तो उसको हम बोलेंगे हम ओशियन बेसिन्स, है ना। मतलब अब 2 पार्ट क्या क्या बट गए, एक तो जहाँ पे ज़मीन है जो एयर के कांटेक्ट में, जहाँ पे इंसान रहते हैं, और एक दूसरी ज़मीन है जो वाटर के कांटेक्ट में, जहाँ पे इंसान नहीं रह सकते, है ना। अब आगे बोल रहा है, जो जितने भी दुनिया में ओशियन है वो क्या आपस में एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। तो अब ये पूछ रहा है, जैसे ओशियन क्या आपस में कनेक्टेड है, तो जो लैंड है क्या वो भी आपस में कनेक्टेड है। तो आप ये जानने के लिए क्या मैप में देख सकते हैं। मैप में देखिए, जो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्टिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउथर्न ओशियन है, तो ये क्या आपस में क्या कनेक्टेड है, देखिए। लेकिन जो लैंड है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, वो तो किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। तो क्या है, ये क्या जो लैंड है क्या वो आपस में क्या कनेक्टेड नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि आपस में कनेक्ट नहीं है, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये तो कनेक्ट है, लेकिन जो और छोटे छोटे देश हो गए तो वो क्या आपस में कनेक्ट नहीं है। तो क्या ओशन कनेक्ट है और लैंड क्या कनेक्ट नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। जो सी का जो लेवल है ना वो हर जगह क्या सेम माना जाता है। और क्या एलिवेशन ऑफ द लैंड इज़ मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। मतलब जो सी का जो लेवल है ना उसको क्या हम 0 मानते हैं, तो उसी से क्या कोई भी हम क्या एलिवेशन है ना उससे लेते हैं। मान लीजिए जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उसकी क्या ऊंचाई कुछ 8000 किलोमीटर है, तो हमने क्या समुद्र से लिया, समुद्र क्या हमने 0 माना, तो 0 से लेके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000 किलोमीटर है, तो हमने क्या पॉइंट क्या 0 लिया है समुद्र के लेवल को। तो उसी से क्या हम कोई भी चीज़ का मेज़र करते हैं कि
कि इसकी हाइट इतनी है। मान लीजिए कोई स्टैचू हो गया तो उसकी भी हाइट कितनी है, तो सी लेवल से लेंगे उसकी हाइट। तो अब आगे बोला है द हाईएस्ट माउंटेन पीक जो माउंट एवरेस्ट है वो कितना है, 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो सी लेवल है इसको क्या हम जीरो मानते हैं, तो उससे क्या 8,848 किलोमीटर के ऊपर है माउंट एवरेस्ट, ये क्या हाईएस्ट पीक। और अब क्या बोला, जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो क्या 11,022 मीटर रिकॉर्ड एट मरियाना ट्रेंच। वो क्या पैसिफिक ओशन में क्या एक जगह है मरियाना ट्रेंच, तो उसकी डेप्थ इतनी है। तो आप अब बोल रही है कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे भी ज़्यादा क्या डेप्थ है सी की। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना गहरा होगा, बहुत ही गहरा, बहुत ही अंदर तक 11,000 किलोमीटर का गहरा है वो समुद्र। अब आपको ये ब्लू बॉक्स में कुछ फैक्ट दे रखे हैं। जो एडमुंड हिलैरी जो न्यूजीलैंड से थे, और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो इंडियन थे, वो क्या थे, पहले आदमी थे जिन्होंने क्या माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है उसको क्या क्लाइंब करा था। कब करा था, 29 मई 1953 को। और जुंको टैबी जापान से थे, जो वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने क्या 16 मई 1975 को क्या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। और फर्स्ट वो इंडियन वुमेन कौन थी, जो 23 मई को 1984 को उन्होंने क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। उनका नाम क्या था, बेचेंद्री पाल ने क्या 1984 में क्या माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा। अब आगे आप पढ़ने वाले कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो क्या 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारी पूरी अर्थ पर। तो 7 जो क्या वाटर बॉडीज से सेपरेटेड रहते हैं, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये क्या 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अब आप क्या बोल रहे हैं कि आप मैप में भी देख सकते हैं, जो वर्ल्ड का मैंने आपको पहले भी मैप दिखाया था, उसमें क्या 7 कॉन्टिनेंट्स थे। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा मैप। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, ये रहा अफ्रीका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सब क्या है 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अब वापस आ जाइए, तो आगे बोल रहा है, आपने नोटिस करा होगा जो ग्रेटर पार्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है लैंड का, वो क्या नॉर्थन हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थ की साइड में ज़्यादा लैंड है और नीचे की साइड थोड़ा ज़्यादा पानी है। अब एशिया के बारे में बता रखा है। जो एशिया क्या है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या एशिया है, और इसने क्या 1/3 जो लैंड है अर्थ का, जो टोटल लैंड है 1/3 क्या एशिया ने कवर कर रखा है। अब ये बोल रहा है जो कॉन्टिनेंट है एशिया, वो क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब बोल रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या इस कॉन्टिनेंट से पास होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, जो इंडिया है उस पर से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ऐसी क्या है ये एशिया से गुजरती है। तो एशिया इज सेपरेट फ्रॉम द यूरोप। अब क्या है यूरोप क्या है उसके बगल में, एशिया के बगल में, आपने जहाँ मैप में भी देखा होगा जो एशिया के बगल में क्या यूरोप है, लेकिन एक दोनों क्या सेपरेट है। तो इनको दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, एक यूरल माउंटेन है, मतलब वेस्ट में क्या एशिया के जो वेस्ट में क्या यूरल माउंटेन की हैं बहुत सारे, तो वो क्या एक बाउंड्री बना देते हैं यूरोप और एशिया के बीच में। तो अब ये बोल रहा है अगर हम लैंड मास को जो कंबाइन कर दें, यूरोप और एशिया के लैंड मास को हम कंबाइन कर दें, तो क्या बन जाएगा, यूरेशिया बन जाएगा, यूरोप प्लस एशिया। एक बार आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, और बीच में ये देखिए यूराल माउंटेन। तो ये क्या बाउंड्री बना रहे हैं इन दोनों के बीच में। एक बार रिकॉल जरूर करा दूँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब अगला क्या है यूरोप। अब बोल रहा है यूरोप क्या है स्मॉलर है एशिया से। अब बोल रहा है ये जो ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एशिया के वेस्ट में क्या लाई करता है, और जो आर्टिक सर्कल है वो यहाँ से होके गुजरता है ना, यूरोप से होके क्या आर्टिक सर्कल गुजरता है। अब बोल रहा है इट इज़ बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड, मतलब 3 तरफ से क्या पानी से घिरा हुआ है यूरोप। तो आप क्या मैप में भी देख सकते हैं, जो यूरोप है क्या 3 साइड से क्या पानी से घिरा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो आप देखिए मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा यूरोप, ऊपर देखिए ये क्या आर्टिक ओशन से घिरा हुआ है। आप साइड में देख सकते हैं अटलांटिक ओशन आ गया पूरा, और नीचे देखिए ये कौन सा मेडिटेरियन सी आ गया। तो क्या ये तीनों साइड से क्या पानी से घिरा हुआ है। अब आप पढ़ने वाले अफ्रीका के बारे में। अब अफ्रीका क्या सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। एशिया क्या पहले नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे क्या अफ्रीका। इसका कॉन्टिनेंट क्या बहुत बड़ा है। अब जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से गुजरती है, तो क्या है मिडल अफ्रीका के बीच से गुजरती है, क्या इक्वेटर जो है अफ्रीका के बीच से गुजरता है। अब बोल रहा है अ लार्जर पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना, जो सबसे ज़्यादा पार्ट है अफ्रीका का, तो नॉर्थ में है। तो अब आप इसको क्या मैप में भी देखेंगे। तो मैप में देखने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा और जानिए। जो टॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर है और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तीनों ही लाइन क्या है अफ्रीका से होके गुजरती हैं। मतलब अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइनें गुजर रही हैं। और अब आगे क्या बोला, सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट है, क्या अफ्रीका में है। तो अब आगे बता रखा है जो ये कॉन्टिनेंट है ये क्या चारों साइड से क्या ओशन और सी से घिरा हुआ है। मतलब ये क्या अफ्रीका के चारों तरफ क्या पानी पानी है, ओशन से घिरा हुआ है। और अब आगे बोल रहा है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर जो नील नदी है, वो क्या है अफ्रीका में बहती है। तो
तो अब आप ना मैप में देख सकते हैं, ये रहा अफ्रीका। अब देखिए ये तीनों लाइन इससे गुजर रही हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों गुजर रही हैं। और इसका जो आधा पार्ट है, देखिए जो इक्वेटर से काट रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका है वो क्या नॉर्थ पार्ट में है। ये देखिए पूरा क्या है नॉर्थ पार्ट में अफ्रीका। और अब देखिए चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। देखिए ऊपर क्या सी है, बगल में आर्टिक ओशियन है, बगल में फिर क्या है इंडियन ओशियन, नीचे क्या है साउथर्न ओशियन। तो चारों तरफ से क्या है ये ओशियन से और सी से घिरा हुआ है। और इसी पे आप देख सकते हैं इस पे सहारा डेजर्ट है और नील नदी भी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है सहारा डेजर्ट। अब आप पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या बता रखा है कि क्या थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, तीसरे नंबर पर आता है ये। और ये क्या साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। अब कैसे लिंक्ड है, आपने मैप में देखा होगा छोटी सी जगह से लिंक्ड है, वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। जो ये नाम दे रखा है, छोटी सी लाइन है, स्ट्रिप है, वहाँ से क्या साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। आप अभी से मैप में भी और अच्छे से जानेंगे। तो द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो नॉर्थ अमेरिका ये कम्प्लीटली क्या नॉर्थ में है और वेस्ट की साइड है। और ये क्या तीन साइड से क्या पानी ओशन से घिरा हुआ है। आप अभी मैप में देखेंगे तो देखेंगे तीन तरफ से क्या ओशन से घिरा हुआ है। मैप में देखने से पहले आप जानिए साउथ अमेरिका के बारे में। तो ये क्या साउथ हेमिस्फेयर में लाई करता है, ये पूरा का पूरा साउथ में, नॉर्थ वाला नॉर्थ में, साउथ वाला साउथ में। तो बोल रहा है विच टू ओशियन सराउंडिंग इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब इसके साइड क्या एक ईस्ट की साइड और वेस्ट की साइड क्या दो ओशियन से ये घिरा हुआ है। अब आगे बता रहा है जो साउथ अमेरिका है उसमें क्या है एंडेस नाम की क्या माउंटेन रेंज है, जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। और आगे बोल रहा है जो साउथ अमेरिका में क्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जिसका नाम है अमेजॉन। अब देखिए जो मैंने आपको नील नदी बताई थी, नील नदी क्या है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन ये क्या लार्जेस्ट मतलब क्या घनत्व, इसका जो वॉल्यूम है ना वाटर का वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पानी इसी रिवर में है। तो ये क्या लार्जेस्ट रिवर और नील नदी होगी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। अब आप ना मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका। अब ये देखिए कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये क्या इस्थमस ऑफ पैनेमा। ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है ना आपको, बहुत छोटी सी, इसी को बोलते हैं इस्थमस ऑफ पैनेमा। तो यहाँ से क्या ये दोनों अमेरिका जुड़े हुए हैं। अब देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी क्या तीन साइड से क्या ओशन से घिरा हुआ है, जाकि ऊपर देख सकते हैं आर्टिक ओशन है, बगल में इसके अटलांटिक ओशन है और इस साइड क्या पैसिफिक ओशन है। और ऐसी क्या साउथ अमेरिका भी दो ओशन से घिरा है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। और ये साउथर्न ओशन से भी घिरा हुआ है नीचे से ना। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में क्या माउंटेन की एक रेंज जा रही है, इसका नाम है रॉकी माउंटेन्स। और इसी के साइड में एक और रेंज जा रही है जिसका नाम है एपिलेशियन माउंटेन। अब आप ना साउथ अमेरिका में भी देख सकते हैं, ये क्या है लंबी सी जो रेड लाइन जा रही है, ये भी क्या माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट या बड़ी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडेस माउंटेन्स। और उसी के ऊपर आप देख सकते हैं क्या अमेजोन रिवर जा रही है, ये क्या दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर। अब देखिए जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों क्या है वर्ल्ड के वेस्टर्न पार्ट में है। ये वेस्ट है ना पूरा, ये ईस्ट है, जहाँ पे एशिया यूरोप है ये ईस्ट वाली साइड है और ये क्या है वेस्ट है। और अब देखिए नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ में और साउथ अमेरिका साउथ में। साउथ अमेरिका थोड़ा सा पार्ट क्या है नॉर्थ अमेरिका में, बाकी पूरा क्या साउथ में है। अब आप ये देख सकते हैं डायग्राम दे रखा है, इसमें बता रखा है इस्थमस का मतलब क्या है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास। एक पतली सी का स्ट्रिप है जो क्या दो लैंड मास को जोड़ती है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, इस लाइन को बोलते हैं इस्थमस। अब देखिए इसमें क्या बता रखा है स्ट्रेट के बारे में। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियन। अब स्ट्रेट क्या है, एक ऐसे छोटा सा पैसेज है जो क्या दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, जैसे ओशन और सी को जोड़ता है। अब देख सकते हैं आप इंडियन और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा ये लाइन देख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये क्या किसको सी को जोड़ रहा है और ओशन को जोड़ रहा है, नीचे का इंडियन ओशन है और ये क्या है देखिए अरेबियन सी है और ये क्या बे ऑफ बंगाल है। तो इन दोनों को क्या आपस में जोड़ रहा है ना इंडियन ओशन से, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। अब देखिए डब्बे में क्या पूछ रहा है, आपको नाम बताना है स्टेट का, जो इंडियन और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है इसका नाम क्या है। तो वैसे ही आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्टेट का नाम है पल्क स्टेट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया क्या है कि स्मॉल कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है ऑस्ट्रेलिया। और ये पूरा का पूरा क्या साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और ये क्या चारों तरफ से क्या ओशन से और समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये क्या एक आइलैंड टाइप का कॉन्टिनेंट है। आइलैंड क्या होता है जो चारों तरफ से क्या पानी से घिरा हो, तो ये क्या एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। तो अब देखिए अंटार्कटिका के बारे में बता रखा है। तो ये क्या कम्प्लीटली क्या साउथर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब साउथ में है ये। और ये क्या है एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ये क्या बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो क्या इसका जो सेंटर है वो क्या साउथ पोल है। देखा ना अपने साउथ साइड है, साउथ पोल पे क्या है पूरा बर्फ से जमा हुआ अंटार्कटिका। ये क्या आइस वाला कॉन्टिनेंट है, ये पूरा क्या बर्फ का कॉन्टिनेंट है और इसका सेंटर क्या है साउथ पोल। अब देखिए आगे वही बोल रहा है, ये क्या पोलर रीजन में आता है। तो ये क्या पूरी तरह से क्या आइस की शीट से ढका हुआ है, मतलब पूरा क्या बर्फ से ढका हुआ है ना। और यहाँ पे पता है क्या है, कोई भी आदमी रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या सभी देशों के क्या रिसर्च सेंटर है यहाँ पर। मतलब कोई परमानेंट रहता नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने घर बना रखा है तो यहाँ पर रहता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे बस क्या कोई रिसर्च करने के लिए क्या स्टेशन बना रखे हैं हर देश ने अपने। और अभी आखिरी में बता रहा है इंडिया के खुद के क्या रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये क्या दो स्टेशन है क्या अंटार्कटिका पे इंडिया के।
अब आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये क्या चारों साइड से क्या पानी से, ओशन से क्या घिरा हुआ है। और ये क्या अंटार्कटिका। अब ये क्या वाइट वाइट जो ये दे रखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइस को, बर्फ़ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा क्या आइस से ढका हुआ है ना, तो इसको वाइट दिखा रखा है। और ये ऑस्ट्रेलिया क्या पूरा पानी से ढका हुआ है। अब देखिए एक और चीज़ बता रखी है, आप ये इक्वेटर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, ये क्या नॉर्थ साइड और ये क्या साउथ साइड। अब क्या जितना पूरी वर्ल्ड का जितना भी मास है वो क्या है नॉर्थ पे ज़्यादा है, साउथ में कम है। आप देख सकते हैं नॉर्थ में इतना सारा एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका भी है। तो ये नॉर्थ में ज़्यादा मास है और नीचे क्या कम है, सिर्फ साउथ अमेरिका है, अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया है और ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे देश हैं। तो क्या नीचे की साइड कम है, ऊपर की साइड ज़्यादा मास है। अब आपने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, तो अब आप पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है? द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? अगर आप स्पेस से अगर अर्थ को देखेंगे तो वो पूरी नीली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ये क्या वाटर से घिरी हुई है, क्योंकि पूरी पृथ्वी में क्या वाटर सबसे ज़्यादा है। 71% क्या वाटर है और 29% लैंड है ना। तो वाटर देखिए कितना ज़्यादा है कंपेयर वो लैंड के हिसाब से देखें तो। अब बोल रहा है हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अ वाटर इन ऑल इट फॉर्म। अब जो हाइड्रोस्फीयर है क्या वाटर की हर फॉर्म को क्या कंसिस्ट करता है, जैसे बर्फ़ हो गई, आइस है ना, आइस हो गया, पानी खुद हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, रिवर्स हो गई, ओशन हो गए, ग्लेशियर हो गए, लेक्स हो गई। तो ये सब क्या है उसी में आता है, ये सब उसी में आएगा, हाइड्रोस्फीयर में आएगा। अब आप देख सकते हैं आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या ओशन बता रखा है। ओशन है 97.5% और जो फ्रेश वाटर है मतलब पीने का जो पानी है वो क्या 2.5% है। मतलब देख सकते हैं पीने का पानी कितना कम है और खारा पानी कितना ज़्यादा है। ओशन क्या है पूरा खारा पानी तो है। एक बार रिकॉल जरूर करा दूँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए आगे ये वही बोल रहा है, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन। मतलब पूरे अर्थ का जो 97% वाटर है वो तो ओशन की फॉर्म में है, जो कि बहुत ज़्यादा नमकीन है। तो ह्यूमन के यूज़ में आप उससे बर्तन नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते, मतलब उसको कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, इतना खारा पानी होता है वो। और क्या है जो फ्रेश वाटर है पीने का पानी है वो भी बड़ा कम है। ये तो 2.5 है, लेकिन हम 2.5 भी नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि इसका 1% क्या ग्लेशियर के फॉर्म में जमा हुआ है, बर्फ़ के फॉर्म में कुछ अंडर वाटर है। तो मतलब क्या 2.5 भी नहीं मिल पाता, इससे भी कोई 0.5% कुछ हम यूज़ कर पाते हैं पानी का। अब आप नीचे एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या बॉक्सेस दे रखे हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, उसका साइज़ के बारे में बता रखा है बॉक्स की फॉर्म में। और अब नीचे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या एशिया। अब पूछ रहा है विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा लार्जर है। तो आप देख के बताइए कौन सा लार्जर है। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ऑस्ट्रेलिया में कितने 8 बॉक्सेज हैं, यूरोप में 10 बॉक्सेज हैं। तो क्या यूरोप ज़्यादा बड़ा है ऑस्ट्रेलिया से। तो अब पढ़ने वाले ओशन के बारे में। तो ओशन का मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, सबसे इंपॉर्टेंट तो ओशन ही है। तो दे आर इंटरकनेक्टेड। तो ये सब क्या जितने भी ओशन है, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, तो ये क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो अब आगे बोला है द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। तो ओशन वाटर क्या हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। आपने ओशन देखा होगा तो क्या वो उसकी लहरें उठती रहती है ना, हिलता रहता है। तो ये 3 वजह से हिलता है, वेव की वजह से, टाइड की वजह से और ओशन करंट की वजह से। अब इसमें क्या मेजर ओशन बता रखे हैं, इनके साइज़ के हिसाब से बता रखे हैं। तो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर साउथर्न ओशन, फिर आर्टिक ओशन। ठीक है, साइज़ के हिसाब से दे रखे हैं। तो अब आपका सबसे बड़ा ओशन क्या पैसिफिक ओशन, ये क्या लार्जेस्ट ओशन है। अब बोला इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, मतलब 1/3 जो अर्थ का हिस्सा है वो क्या पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। अब बोला जो मरियाना ट्रेंच है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके 11,000 किलोमीटर डेप्थ है, सबसे गहराई क्या है मरियाना ट्रेंच की है। तो वो क्या है पैसिफिक ओशन में है। अब आगे बोल रहा है जो पैसिफिक ओशन है थोड़ा सा क्या सर्कुलर टाइप का है, मतलब थोड़ा दिखने में क्या गोल सा है ये समुद्र। और इसमें क्या क्या एशिया और ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, तो ये क्या इसके टच में है। तो अभी हम इसे ना मैप में दोबारा देखेंगे तो डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। तो अब क्या है अटलांटिक ओशन क्या है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, और ये क्या है एस शेप का है, एस में बना हुआ है। और ये क्या है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या वेस्टर्न साइड में, और इसके ईस्ट के साइड में क्या यूरोप है और अफ्रीका है। आपने मैप में भी देखा होगा तो मैं एक बार दोबारा दिखा दूंगा। तो ये क्या इन देशों से क्या टच में है। अब आगे बोला है जो अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है ना वो हाईली इंडेंटेड है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे क्या पोर्ट्स हैं, मतलब क्या बंदरगाह है। तो यहाँ पे क्या हाईली कॉमर्स है, ये देखा लिखा है ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है व्यापार। तो ये एक ऐसा ओशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिप होती है ना, गुजरती है यहाँ से व्यापार के उससे पर्पज़ से। तो यहाँ से ये इकलौता ऐसा ओशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमर्स का यूज़ करा जाता है। और लिखा है ना बिसाइड ओशन, ये क्या बिजिएस्ट ओशन है, मतलब सबसे बिजी ओशन है जहाँ पे कभी ना हर दिन लाखों की शिप यहाँ पे गुजरती हैं। अब आप पढ़ने वाले इंडियन ओशन के बारे में। अब इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन कैसे पड़ा, इंडिया की वजह से, क्योंकि ये क्या 3 जगहों से क्या इंडिया से घिरा हुआ है ये ओशन, है ना। कि इंडिया की इकलौता ऐसा देश है जिसकी सबसे जो बाउंड्री है सबसे ज़्यादा लग रही है, जिसका नाम इंडियन ओशन दे दिया। अब इस ओशन के क्या नॉर्थ में क्या एशिया है, और वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में क्या ऑस्ट्रेलिया है।
अब आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे क्या पैसिफिक ओशन दे रखा है, इस साइड भी पैसिफिक ओशन है। तो ये क्या एक 2D में दे रखा है, अगर आप इसको 3D में बनाएं, इसको गोल कर दें तो क्या आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसकी क्या ईस्ट की साइड में क्या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और वेस्ट की साइड क्या हो जाएंगे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, है ना, पैसिफिक ओशन के। और ये देखिए क्या सर्कुलर, मतलब यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, तो थोड़ा सर्कुलर सा बन रहा है ये पैसिफिक ओशन। और ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, देखिए सबसे बड़ा ओशियन यही ना, पैसिफिक ओशन कितना एरिया कवर कर रहा है। और यहीं पे क्या मरियाना ट्रेंच भी है। अब आप अटलांटिक ओशन को देख सकते हैं, क्या एस शेप में बना, देखिए ऐसे जा रहा है ना, ये एस शेप बन गई इसकी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ईस्ट में क्या इसके यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, वेस्ट में क्या आ गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ना। और ये क्या सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है ना। और इक्वेटर के ऊपर क्या है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नीचे क्या साउथ अटलांटिक ओशन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या अटलांटिक ओशन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो यहाँ पे बहुत सारा क्या कॉमर्स का यूज़ होता है, व्यापार बहुत होता है इस ओशियन में। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये क्या आयरलैंड का क्या डायग्राम दे रखा है। तो ये दो जगह दे रखी है इसमें, बेलफैट और डुबलिन। तो आप ये देख सकते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ये देखिए ना कितनी इसमें लाइनें हैं, ये देखिए खुदरा खुदरा सा है ना। तो इसी को बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे पोर्ट इजीली बनाए जा सकते हैं, कुछ भी काटने पीटने की जरूरत नहीं है ना, बहुत सारे पोर्ट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब आप पढ़ने वाले हैं साउथर्न ओशियन के बारे में। तो साउथर्न ओशियन क्या है, जो 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है उसके नीचे पड़ता है। जैसे मैंने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड कहाँ पर है, नीचे इक्वेटर के नीचे क्या है 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है। तो उसके क्या नीचे साउथर्न जितना भी है ना उसको साउथर्न ओशियन में आता है। अब आप आर्टिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिक ओशन का आर्टिक सर्कल के पास ऊपर क्या नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल पे जितना भी वो ओशन है ना वो उसको हम बोलेंगे आर्टिक ओशन। और ये क्या पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बाय अ नैरो स्ट्रेच। अब क्या है एक छोटे से नैरो स्ट्रेच से पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, और इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और बोल रहा है ये क्या है नॉर्थर्न कोस्ट से बाउंडेड, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया को यूरेशिया बोलते हैं। तो ये क्या इनसे इनकी बाउंड्री लगती है। अब आप पढ़ने वाले एटमॉस्फेयर के बारे में। अब एटमॉस्फेयर क्या है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। गैस की जो लेयर है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये बोल रहा है क्या थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये एयर की क्या पतली ब्लैंकेट की तरह है जो अर्थ को क्या चारों तरफ से इसने क्या कवर कर रखा है। और ये क्या है हमें सांस लेने में मदद करता है, इसमें क्या ऑक्सीजन होती है इस लेयर में, है ना। तो ये क्या हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन से निकलती है ना हार्मफुल रेज, इनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। तो इनको कौन सी लेयर बचाती है, ओजोन लेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये दे रखा है ना, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है ओजोन लेयर। तो ये हमें क्या हार्मफुल रेज से बचाती है। तो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो क्या 16,000 किलोमीटर, और हमने इनको क्या 5 लेयर में डिवाइड कर रखा है इसके कंपोजिशन के, टेम्परेचर के और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में भी ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। तो ये क्या 5 लेयर में हमने इनको डिवाइड कर रखा है। अभी आगे बोला एटमॉस्फेयर में क्या है ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है 99%, मतलब ये दो गैस सबसे ज़्यादा हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। जो नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन है 21%, और 1% के अदर गैसेज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गोन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये सब इसमें 1% में आती हैं सारी गैसेज। अब ऑक्सीजन क्या है ब्रेथ के लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ब्रेथ करते हैं ना ऑक्सीजन को, एनिमल उनको सांस लेने में ऑक्सीजन चाहिए होती है। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन कुछ एक आध होते हैं जो ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो हम क्या है ऑक्सीजन क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस है। और अब बता रहे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या है प्लांट की ग्रोथ में क्या रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में क्या नाइट्रोजन यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, जिसमें ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बींग भी आ जाते हैं। हम भी क्या थोड़ी बहुत नाइट्रोजन लेते हैं, हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। तो ये क्या ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता रखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हम अभी क्या बर्फ़ का गोला होते। तो देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, जो अर्थ सन से क्या रेडिएशन आता है ना, गर्म रेज आती हैं, गर्म हीट आती है, तो ये क्या हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है एटमॉस्फेयर में। तो इसकी वजह से क्या है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बना रहता है ना, 32 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर कुछ होता है, तो ये बना रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो अभी क्या पूरे अर्थ पे क्या बर्फ़ जम जाती, और ये क्या है यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं हो पाती। अब बोला इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोथ के लिए भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। अगर ये क्या प्लांट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। अब आगे बोला द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी विथ हाइट। हाइट के हिसाब से क्या डेंसिटी वेरी करती है एटमॉस्फेयर में। एक बार रिकॉल जरूर करा दूँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए जो क्या है हाइट के हिसाब से क्या डेंसिटी वेरी करती है। तो क्या ऊपर जाते वक्त क्या डेंसिटी कम हो जाती है। क्या नीचे तो हवा है लेकिन ऊपर जाते वक्त क्या ऊंचाई पे जाते वक्त क्या हवा कम होने लगती है। तो जैसे कि इसमें बता रखा है जो माउंटेनियर्स होते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्या पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ क्या बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो ऊपर जाते वक्त क्या इनकी सांस फूलने लगती है, क्या क्योंकि एयर क्या कम होने लगती है, एयर की डेंसिटी कम होने, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
ऊंचाई पे, तो इसकी वजह से क्या है, इनको सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं जब ये पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, जैसे कि एटमॉस वो हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, जो बड़े बड़े पहाड़ हो गए, तो उन पर चढ़ाई करते वक्त क्या ऑक्सीजन सिलेंडर ये कैरी करके ले जाते हैं ऊपर की तरफ, ताकि इनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। और आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो क्या टेम्परेचर भी क्या डिक्रीज़ होने लग जाता है, टेम्परेचर कम होने लग जाता है, ऊपर क्या ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने देखा होगा ना माउंटेन के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, तो इसी कारण जमी रहती है क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत टेम्परेचर गिर जाता है। अब देखिए विंड के बारे में बता रखा है, हवा जो है कैसे बहती है। अब देखिए क्या हाई प्रेशर जब गर्मी पड़ती है तो क्या जो वो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हाई प्रेशर बन जाता है, और जहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा होती है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से क्या लो प्रेशर की तरफ क्या हवा चलती है, तो इसी की वजह से क्या हवा चलती है, एयर क्या मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो मूविंग एयर को ही आप बोलेंगे विंड। अब आप पढ़ने वाले बायोस्फीयर के बारे में, तो ये क्या है द डोमेन ऑफ द लाइफ का डोमेन है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड वाटर और एयर, जहाँ पे ज़मीन पानी और हवा आपस में मिलती है तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्या ज़मीन, ये एटमॉस्फेयर में हवा, और ये क्या वाटर, तो ये सब मिलकर क्या बायोस्फीयर बना रही हैं। और ये क्या यूनिक टू दिस प्लानट, ये प्लानट का एक यूनिकनेस है, तो ये क्या एक यूनिक चीज़ है जो बायोस्फीयर है। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको ये एलिफेंट दिख रहा होगा, तो अब ये क्या है लैंड पे इसको रहने के लिए लैंड मिल गया, पीने के लिए इसको वाटर मिल गया, और सांस लेने के लिए इसको ऑक्सीजन मिल गई। तो ये तीनों चीज़ें क्या इससे मिल रही है ना, तो इसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये क्या पार्ट है बायोस्फीयर का। अब आप डायग्राम में देखिए लिथोस्फीयर पहाड़ ज़मीन जितनी भी हो गई, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज़ जितनी भी होगी, और एटमॉस्फेयर यानी गैस। तो ये तीनों मिलके कुछ ऐसे फैक्टर बनाते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं ना, जीवन के लिए क्या ज़रूरी होती है। तो तीनों एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों ऐसे मिलके फैक्टर बनाते हैं। अब आगे बोल रहा है जितनी भी स्पीसीज़ है ऑर्गेनिज्म की, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, तो ये क्या आपस में क्या लिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है। और ये क्या देख टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, तो ये क्या बायोस्फीयर पे क्या डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। अब आगे बोल रहा है जो बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनको दो पार्ट में बांट दिया गया है, जिसको बोलते हैं एक प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो आ गए, और एनिमल किंगडम में जितने भी जानवर हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमन हो गए, तो सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। जैसे कि प्लांट किंगडम है तो इसको बोलते हैं फ्लोरा, और एनिमल किंगडम को हम बोलते हैं फ्यूना, तो फ्लोरा फ्यूना इनको बोलते हैं। अब आगे बोल रहा है ये जो 3 डोमेन ऑफ अर्थ हैं ये क्या इंटरेक्ट करते हैं आपस में और अफेक्ट भी करते हैं आपस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम फॉरेस्ट में अगर हम अपनी वुड के लिए, अगर हम लकड़ी के लिए हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, जो उसकी जड़ है पेड़ की उन्होंने क्या सॉइल को क्या पकड़ रखा है, तो सॉइल क्या है अगर हम पेड़ काट देंगे तो सॉइल को पकड़ेगा नहीं, तो अगर बारिश वगैरह हुई तो सारी क्या मिट्टी क्या पानी में बह जाएगी। तो ये क्या आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं ये फैक्टर्स को। तो अगर आप किसी भी में चेंज लाएंगे ना तो दूसरे में भी अपने आप चेंज आ जाएगा, इसका मतलब ये है। अब आगे बोला है सिमिलरली जो अर्थ की जो सरफेस है वो भी क्या इफेक्ट चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, तो अर्थ की सरफेस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि इसमें बता रखा है टी सुनामी के बारे में, जो अंडमान और निकोबार में आई थी, तो इसने क्या बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, तो पूरा वो क्या डिस्ट्रैक्ट हो गया था, अर्थ की सरफेस डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। अब आगे बोला है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटीरियल इनटू लेक रिवर, मतलब जो ह्यूमन हम यूज़ कर रहे थे, प्लास्टिक हम फेंक देते ना नदियों में, रिवर्स में, लेक में, तो ये क्या ये भी इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ को। अब आगे बता रखा है एमिशन ऑफ इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर, जब हवा में से क्या है गाड़ी हम चलाते तो उसमें क्या है खतरनाक गैसेज निकलती हैं जो एयर के लिए क्या है अच्छी नहीं है, हवा को क्या पॉल्यूट कर देती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है अर्थ के लिए, लेकिन एक लिमिट तक। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, इसकी वजह से क्या अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, तो ये इसी की वजह से होती है। जब अर्थ पे क्या ज़्यादा CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब आखिरी में एक लाइन बोली है कि हमें क्या लिमिट में यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, ताकि क्या बैलेंस बना रहे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में एक बैलेंस बना रहे। तो हमें क्या लिमिट में चीज़ें यूज़ करनी चाहिए रिसोर्सेज का। तो यहीं पे क्या हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।